तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। यह भी बहुत ही विवादित पार्ट रहा है हमारे देश का। तो विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से स्टेजेस आए, कितना नुकसान हुआ और कैसे हालात सुधरे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारे देश का ये अभिन्न अंग है और हमारे देश का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो इतना सुंदर जगह पर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो इसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की कहानी। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। विशेष दर्जा दिया गया था। अब कैसे दिया गया था वो अभी शुरुआत होगी फिर से। 370 एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया था उसको, कि बाकी सारे स्टेट से वो अलग है, उसमें अलग कायदे कानून थे, क्या क्या थे आगे आएगा। परंतु इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी थी और इसके आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आए थे। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक भी थे, सुरक्षा कर्मी भी थी और उग्रवादी भी शामिल थे। बहुत लोग मारे गए। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। क्लियर है? तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। हम लोग खाली जम्मू कश्मीर बोल देते हैं और लगता है कि सब एक ही है। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन बड़े षड्यंत्र के तहत इनको बर्बाद करने की कोशिश की गई। देखते हैं। अब जम्मू के बारे में पहले देखते हैं। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग आते हैं। इनमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। जम्मू में मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं जम्मू में। अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी आती है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य है। मतलब जम्मू हिंदू बहुल इलाका है और कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। अब लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। पहाड़ है तो जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। अब जब भी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी सीन आता था तो पत्थर उठाए हुए मुस्लिम दिखते थे। तो ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर में केवल मुस्लिम है और कोई नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं जो भी समस्या थी वहां की, वो समस्या की शुरुआत कैसे हुई। 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर J&K एक राजसी रियासत थी। राजतंत्र था, वहां राजा शासन करते थे। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत का स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। वो एक अलग देश बनाना चाहते थे, नेपाल की तरह। नेपाल एक छोटा सा देश है, भूटान एक छोटा सा देश है, म्यांमार एक छोटा सा देश है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक छोटा सा देश बनाना चाहते थे महाराजा हरि सिंह। पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान है, तो उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। परंतु उस रियासत के लोगों ने इस तरह से इसे नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं, वहां भी मुस्लिम हैं,
पाकिस्तान में भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने से पहले वो क्या है? कश्मीरी हैं। कश्मीरी का अपनी भाषा, अपना पोशाक, अपना रहन सहन, अपना लिबास है, अपना संस्कृति है, अपना सब कुछ है। तो हमें कश्मीरियत को जिंदा रखनी है, मिक्स करके सब कुछ बर्बाद नहीं करना है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम मुस्लिम तो हैं, लेकिन हम उससे पहले कश्मीरी हैं, हमें पाकिस्तान में मत मिलाओ, हम एक अलग देश बनना चाहते हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है, इसी को कश्मीरियत कहते हैं। जितने कश्मीरी लोग थे वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका अपना स्पेशल सब कुछ है, भाषा भी स्पेशल, कल्चर भी स्पेशल, संस्कृति भी स्पेशल, पोशाक भी स्पेशल। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था। पहले तो ये लोग महाराजा से छुटकारा पाना चाहते थे, शेख अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। शेख अब्दुल्ला भी नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। ठीक है, कैसा संगठन था? धर्मनिरपेक्ष संगठन था और लंबे समय से कांग्रेस से संबंध था। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये एनसीईआरटी लिखी गई है शुरुआत जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद, और उस टाइम लगातार पांच शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, तो उन्होंने मैनिपुलेट करके या जैसे भी कहानी लिखी है, लेकिन उसी कहानी को हमें पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। अभी मोदी जी और अमित शाह जी ने बोला है ओरिजिनल हिस्ट्री लिखने के लिए, फिर से ओरिजिनल कहानी लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे सामने मौजूद है हम उसी पे फोकस रखेंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष संगठन कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जबकि तत्काल सिचुएशन ये है कि पूरा आतंकवाद का मेन जड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो चलो उस टाइम के टाइम जोन में जाते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। शेख अब्दुल्ला क्या थे? नेहरू सहित कुछ और राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। देखो, और राष्ट्रवादी नेताओं किसी का नाम नहीं है, नेहरू के केवल व्यक्तिगत मित्र थे। ये बात सही है, क्योंकि इसीलिए नेहरू ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आप पूरे भारत का देख रहे हो, लेकिन सिर्फ हमें कश्मीर का मुद्दा देखने दो, कश्मीर में मत हाथ डालो। और इसी चलते कश्मीर बर्बाद हुआ। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल मैनेजमेंट संभाले होते, मैनेजमेंट देखे होते, तो आज कश्मीर का ये दुर्दशा नहीं होता। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। देखो, अब यहाँ पे कबायली घुसपैठिए लिखा हुआ है, ये होते हैं पाकिस्तानी फौज के लोग, लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान के नाम पे लड़ाई नहीं करते। ये घुसपैठ करके अपना ड्रेस चेंज कर देते हैं और कुछ अलग ड्रेस पहन लेते हैं कि वो ये नहीं लगे कि पाकिस्तान के लोग हैं ये। और कबायली घुसपैठिए जो थे वो क्या कर लिए, वहाँ हमला कर दिए कश्मीर पर। ठीक है, इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य कर दिया। अब महाराजा क्या करेंगे? अब वो लाइन लिखी नहीं है। कबायली घुसपैठियों के खिलाफ जो उनकी सेना थी महाराजा की, उसने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था, और उसमें 80% से ज़्यादा मुस्लिम सैनिक थे। क्लियर है? वो पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई भी नहीं करी, उसने हथियार डाल दिया। तो अब इनको भारत से मदद मांगनी पड़ी। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस भी खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार से के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। एक विलय प्रपत्र तैयार किया गया, उसमें कंडीशन रखे गए और उस कंडीशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। तब भारतीय सेना गई और पाकिस्तानियों को
वहाँ से भगाया, लेकिन जितना पाकिस्तान के हाथ में पार्ट चला गया था उसको भारतीय सेना ने नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि कश्मीर आज़ाद होगा तो आप राजा नहीं बनोगे, वहाँ लोकतंत्र आएगा और उसका पहला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शेख अब्दुल्ला, जो कि नेहरू का बहुत क्लोज फ्रेंड था। और इनकी ये क्लोज फ्रेंडशिप जो थी, ये भारत को अपना जायदाद समझते थे। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि जब हम प्रधानमंत्री बनते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं तो हमें एक राजा की भांति सोचना चाहिए, ना कि पर्सनल लेवल पर सोचना चाहिए। और राजा सिर्फ वही सोच रखता है जिससे कि उसके राज्य का कल्याण हो, उसके जनता का कल्याण हो। उसमें पर्सनल हित की कभी कभी आहुति भी देनी पड़ती है, लेकिन नेहरू ने कदम कदम पर पर्सनल हित, पर्सनल रिश्ते के चलते देश के टुकड़े टुकड़े किया, खंड खंड किया। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। मामला कहां चला गया? संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया, यूनाइटेड नेशन। क्योंकि पाकिस्तान वहां से हटा नहीं, तो उसको मार के भगाना चाहिए था। अब ये बोल रहे हैं कि ले जाया गया, वो मामला पाकिस्तान ही ले गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। 3 कंडीशन रखे गए यूनाइटेड नेशन की तरफ से। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने पड़ेंगे जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी पड़ेगी ताकि वहां कानून व्यवस्था बने, सुदृढ़ हो। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ठीक है, यह कहा गया। परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। जनमत संग्रह क्यों कराए? ये लोग धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम कर दिए, और जनमत संग्रह कराओगे तो मुस्लिम बहुल है। जब 2 ही कंडीशन होगा कि आप पाकिस्तान जाओगे कि भारत, तो पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कंडीशन ज़्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये एक षड्यंत्र था। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। ध्यान देना, प्रधानमंत्री बन गए। उस टाइम भारत के अलग प्रधानमंत्री बनते थे, जम्मू और कश्मीर के भी जो हाईएस्ट पोस्ट होता था उसको भी प्रधानमंत्री कहते थे। जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। भारत क्या सहमत हो गया कि ठीक है भाई, तुम अपने राज्य में 370 लागू कर लो, धारा लागू कर लो। जो भी 370 के अंतर्गत कंडीशंस थे वो भारत ने मान लिए। बहुत सारे कंडीशंस थे लेकिन भारत ने मान लिए, और उसे बोला गया कि अस्थायी स्वायत्तता आपको दी जाती है। लेकिन यही अस्थायी स्वायत्तता जो थी वो अस्थायी होने लगी थी धीरे धीरे। वहाँ पर जो भी कंडीशंस थे कि कोई भी कश्मीर नहीं जा सकता, अपना घर नहीं बना सकता, वहाँ की लड़की भारत के लड़के से शादी नहीं कर सकती, शादी करेगी तो संपत्ति से बेदखल हो जाएगी। पाकिस्तान का बिल्कुल छूट था, कोई शादी करेगा तो कश्मीर का नागरिक बन जाएगा, वहाँ की संपत्ति का मालिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे कंडीशंस भारत ने मान लिए। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम शुरू में जम्मू एंड कश्मीर का मुखिया क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। अब आ गया बाहरी और आंतरिक झगड़े। ठीक है, तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से भी परेशानी थी और अंदर से भी परेशानी थी। बाहर से पाकिस्तान परेशान कर रहा था और अंदर से धारा 370 के कई चीज़ें थी, कई मतलब विपरीत परिस्थितियां थी, वो थी।
एक एक करके देखते हैं। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये बाहरी परेशानी है पाकिस्तान के चलते। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला भी करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया था। 2/5 पार्ट पाकिस्तान में चला गया था। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको पीओके कहा जाता है। मतलब वो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्युपाई किया है, उसको जबरदस्ती कब्जा किया है, और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान कहता है कि यह हमारा हिस्सा है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा। हमेशा लड़ाई होती रही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में, भारत कई राज्यों का संघ है ना, तो कश्मीर को दर्जे को लेकर विवाद है। भाई बाकी राज्य में आराम से कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, अपना घर बना सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, खुला जीवन जी सकता है, लेकिन कश्मीर में नहीं कर सकता। तो फिर कैसे कहें कि कश्मीर हमारा है? आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेदों 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। 370 और 371 ये प्रावधान में बहुत सारे कंडीशंस थे। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। कुछ लोग मानते थे कि इस 370 के कारण कश्मीर हमारे भारत का अंग नहीं है, सिर्फ कहने को है, लेकिन हम लोग वहां कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह ही माना जाना चाहिए। वहां पे हम शादी भी कर सकते हैं, वहां पे घर भी बना सकते हैं, वहां पे बिजनेस भी कर सकते हैं, और वहां का भी कानून पूरे भारत के कानून की तरह होना चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं। तो कुछ लोग ये सोचते थे कि धारा 370 गलत है। वही कश्मीर के लोग क्या सोचते थे? दूसरे वर्ग, अधिकांश कश्मीरियों का मानना, कश्मीरियों का दूसरा वर्ग कौन था? जो कश्मीर के लोग थे। तो एक वर्ग मानता था कि कश्मीर जो है, कश्मीर में धारा 370 है, ये गलत है, वो बाकी राज्यों की तरह नहीं है। हम कश्मीर भारत के साथ कहने को है, लेकिन हम कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा वर्ग जो कश्मीर का था, वो मानता था कि अधिकांश कश्मीरियों का मानना था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। लो, इतना स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है, ये कश्मीरी मानते थे, मुस्लिम लोग मानते थे। उनको और भी चाहिए फैसिलिटी। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। क्या मुख्य शिकायतें थी? पहली यह कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। कि जो बोला गया था कि जब कबायली हमला शांत हो जाएगा तो ये जनमत संग्रह कराया जाएगा, कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि आप भारत में रहना चाहते हो कि कश्मीर में रहना पाकिस्तान में रहना चाहते हो। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी।